वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन की प्रक्रिया को समझते हुए ये देखा था कि टू टाइप्स के जो आपके रेक्टिफायर वो हमें डिस्कस करने हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। और हाफ वेव रेक्टिफायर की पूरी मैकेनिज्म को हमने समझ लिया था और हमने उस लेक्चर को वहां पर जाकर के रोका था जहां पर हमने कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल पैरामीटर्स हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। तो आज के लेक्चर में हम उन्हीं फिजिकल पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब हाफ वेव रेक्टिफायर की हम बात करते हैं तो वहां पर हमने ये कहा था कि जो इनपुट पार्ट है आपका, जैसे मान लीजिए आपका इनपुट पार्ट था इस तरह से, तो इनपुट पार्ट का केवल हाफ साइकिल जो है वही यूज आ रहा है, रिमेनिंग हाफ साइकिल यूज नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, चीज तो हमें दो ही निकालनी है, एक एफिशिएंसी और एक रिपल फैक्टर। लेकिन वो एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर के लिए जो पैरामीटर हमें चाहिए, जैसे पीडीसी, पीएसी या आईएसी, आईडीसी, वो हमें निकालने पड़ेंगे। और एक चीज आपको ये भी बताई थी, जो आपका पूरा डायग्राम था, उस डायग्राम में जब रेक्टिफायर से करंट निकल रही है तो वो पल्सेटिंग करंट थी जिसमें दोनों पार्ट थे, और जो लोड के अक्रॉस आपको वोल्टेज या करंट मिलेगी वो पर्टिकुलर डीसी होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, जब हम, और आपने ये भी देख लिया था कि परिपथ में धारा कब बह रही थी, जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस था। तो फॉरवर्ड बायस की स्थिति में हम करंट को कैसे लिखेंगे वो आप चीज ध्यान रखिएगा। मैंने देखो यहां पर लिखा है, मैंने क्या लिखा है, अग्रदिशिक बायस की स्थिति में परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मैंने ये लिखा है। आप चीज एक जानते हो कि जो अल्टरनेटिंग करंट होती है उसको हम हमेशा साइन ओमेगा टी या कोस ओमेगा टी के रूप में लिखते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। आई एम तो क्या होता है, उस करंट का एक तरह से मैक्सिमम वैल्यू। जैसे आप जब आप अल्टरनेटिंग करंट का पोर्शन पढ़ते थे तो आप इस तरह से लिखते होंगे, E इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, या V इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, या I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। इसी तरह से तो हम लिखते हैं अल्टरनेटिंग करंट वाले पोर्शन को। तो ये I जीरो, V जीरो, ये आई एम है, मैक्सिमम पार्ट एक तरह का। फिर मैंने यहां पर देखो लिखा क्या है, ये वैल्यू कहां से कहां तक है, जब t का मान 0 से t/2 में है। क्यों, ध्यान से देखिए आपने जब इनपुट ये दिया तो इस वाले पोर्शन, ये वाला जो फर्स्ट हाफ साइकिल है उसके लिए धारा प्रवाहित हो रही है, जबकि सेकंड वाले पार्ट के लिए धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो देखो, मैंने सेकंड वाला पार्ट का होता है, और आपको ये पता है ये चीज चलती कहां से कहां तक है, 0 से t तक। पूरा एक जो साइकिल होता है उसमें जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या लिखते हैं, t। तो ये पूरे साइकिल 0 से t है, ये t/2 है। तो t/2 से t के बीच में चूंकि नेगेटिव साइकिल है तो वहां पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो इस रेंज में आपके धारा का मान कितना है, 0। जबकि फर्स्ट वाली जो रेंज है 0 से t/2, उसमें धारा का मान हो गया आपके आई एम साइन ओमेगा टी। अब आपको पता है कि ये जो धारा मिली है वो अब डीसी में कन्वर्ट हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो प्योरली डीसी नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग कंपोनेंट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पल्सेटिंग करंट मिली है, चूंकि उसमें धारा का मान समय के साथ बदल रहा है, इसलिए हमें अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं, उसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, ये देखो मैं लिखा है, स्पंद मान धारा या वोल्टता का औसत मान। क्योंकि जो चीज चेंजेज होती रहती है तो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली एवरेज निकाल लेते हैं। और एवरेज कैसे निकालते हैं, एक पूरे साइकिल में करंट कितनी है वो हम एवरेज ऐसे निकालते हैं। एवरेज कितना होता है, एक पूरे साइकिल में जितनी भी करंट चेंज हो रही है तो आई dt का इंटीग्रेशन कर देंगे अपॉन उस टाइम पीरियड का हम डिवाइड कर देंगे। तो देखो आप, मैंने लिखा क्या है, यहां पर इस लाइन को भी पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, चूंकि दिष्ट कार्य से प्राप्त धारा एकक दिशिक परिवर्ती धारा है, यूनिडायरेक्शनल तो हो चुकी है लेकिन अभी वो क्या है, परिवर्ती है। इसलिए समय के सापेक्ष हम क्या करेंगे, इस परिवर्ती धारा का औसत मान निकालेंगे। और औसत निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, क्या होता है, मैंने आगे लिखा है, देखो मैं लिखूंगा। अगर आपको औसत निकालना है तो औसत कैसे निकलेगा मुझे बताओ। और औसत जो होगा इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आई एवरेज, और ये बेसिकली आई डीसी है आपकी अब, ठीक है ना, क्योंकि उसमें कुछ पार्ट एसी का तो है लेकिन वो बन क्या चुकी है, डीसी बन चुकी है। तो औसत निकालने का क्या होगा, जो आपको आई मिली उसका टी के रेस्पेक्ट में अवकलन किया, किस साइकिल में, 0 से टी और अपॉन टी, ऐसे ही औसत निकालते हैं। अब उस आई का मान आप रखोगे तो आपको पता है 0 से t की लिमिट को दो भागों में ब्रेक करेंगे, 0 से t/2 और t/2 से t। तो t/2 से t में तो i 0 है, तो आपके पास ये जो आई डीसी मिलेगी वो क्या होगी मुझे बताओ, वो इस तरह से होगी, 1/t, ये t/2, ये 0, ये आई एम, और ये साइन ओमेगा टी dt। अब बस सिंपल सा आपको इसका डिफरेंस इंटीग्रल करना है। तो ये आई एम तो आ गया आपका बार, ये अपॉन टी, और साइन ओमेगा टी का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और लिमिट हो गई 0 से t/2। अब करोगे कैसे, एक फॉर्मूला आप जानते हो क्या,
मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि जो ओमेगा होता है वो होता है आपका 2 पाई अपॉन टी। तो यहां पर देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो आई एम, ये टी को मैंने, चलो एक बार मैंने टी ही रहने दो, और यहां पर सॉरी, यहां जब आपने इंटीग्रल किया है तो साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी भी होगा और अपॉन में ओमेगा भी आएगा, क्योंकि अपॉन में ओमेगा टी है ना, तो टी का मल्टीप्लायर जो है वो अपॉन में आएगा। तो यहां पर बच गया आपके एक तरह से ओमेगा टी, और अब कॉस ओमेगा टी, तो ये माइनस भी बाहर लिख दिया। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखो कॉस ओमेगा की जगह लिख दूंगा 2 पाई अपॉन टी, और ये हो गया आपका t/2, और cos 0 तो क्या हो गया 0, और वो हो गया -1। तो ये देखो 2 से 2, t से t तो cos पाई, और ओमेगा टी को मैं क्या लिख दूंगा 2 पाई, तो ये हो गया देखो -im अपॉन 2 पाई, और ये हो गया -2, तो 2 से 2 चला गया, माइनस से माइनस चला गया, तो फाइनली आपकी जो IDC मिली आपको वो क्या मिल गई im अपॉन पाई। ये याद रखना आपको आगे काम आएगी, क्योंकि जब आप रिपल फैक्टर पढ़ोगे तो IDC ही काम में लेना है। तो IDC आपने इस तरह से निकाल ली। अब IDC निकाल ली, IDC को आप चाहो तो इसको अलग अलग फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। कैसे? एक सिंपल सी चीज आप समझते हो कि कोई भी आपके पास ये रेजिस्टेंस है जिसमें मान लीजिए I धारा बह रही है, R रेजिस्टेंस है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है IR होता है, या I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R होगा। ये R क्या है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब ये तो एक रेजिस्टेंस है, मान लीजिए 2-3 रेजिस्टेंस होते, अगर वो श्रेणी क्रम में है तो R1 प्लस R2 हो जाता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, अगर वो समांतर क्रम में है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इस तरह से हो जाता। तो ये जो आपने I लिखा है, ठीक है ना, वो क्या है कि जो भी आपके पास रेजिस्टेंस है उनके इफेक्टिव रेजिस्टेंस में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहां पर जो आप IM है, एक तरह से इस IM को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो इस IM को मैं लिख सकता हूं VM अपॉन R, IM को, ठीक है। अब ये R क्या है इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। ये IM धारा किस में से बह रही है, डायोड और लोड करंट दोनों में से बह रही है, और डायोड और लोड करंट दोनों कैसे हैं श्रेणी क्रम में है। तो ये जो R होगा वो R आपका किसके बराबर होगा RF प्लस RL के बराबर होगा। तो यहां से अगर मुझे IM लिखना हो तो IM मेरे पास क्या हो जाएगा, IM हो जाएगा VM RF अपॉन RL। तो ये भी आपको लिखने के अलग अलग तरीके हैं। तो यहां से अगर मुझे IDC लिखना हो तो देखो आप एक बार IDC में क्या लिख सकता हूं, IDC में लिख सकता हूं VM अपॉन पाई RF प्लस RL। तो ये भी IDC का मान हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला काम हमें VDC और PDC निकालना है, तो वो भी हम करके देखते हैं एक बार। देखो तो वो कैसे करेंगे उसके लिए आप देखो एक बार। अभी तक हमने IDC निकाल लिया, जो आपको याद रखना है IM अपॉन पाई, आपको सिर्फ ये याद रखना है। या इसको VM के पदों में अगर हमने निकाला है तो वो कैसे निकाल लिया, ये VM ये अपॉन पाई ये RF प्लस RL, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको निकालना एक तो VDC और एक निकालना है PDC। VDC क्या होता है, V आप जानते हो, देखो V हमेशा क्या होता है, V होता है IR, और P जो है आपका P होता है I²R। R कौन सा, जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है या जिस प्रतिरोध से धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहां पर VDC जो फाइनल आउटपुट की अपन बात कर रहे हैं, तो फाइनल आउटपुट जो होगा वो तो केवल लोड के अक्रॉस मिलता है। फाइनल आउटपुट हमेशा कहां मिलता है, लोड के अक्रॉस मिलता है। तो जब मैं VDC की बात करूंगा तो करंट तो होगी मेरी IDC, और वो किस में से बहेगी, जब RL में से बहेगी, तो वो वोल्टेज हमें चाहिए। यहां पर RL प्लस RF मत करना, ध्यान रखना, यहां पर क्या करना है केवल RL, क्योंकि जब हम फाइनल आउटपुट वोल्टेज जो DC वोल्टेज की बात करेंगे तो वो हमें केवल लोड के अक्रॉस ही मिलेगा। और जब हम PDC की बात करेंगे तो ये हो जाएगी IDC² और RL। DC की बात कर रहा हूं, जब आप AC की बात करोगे तो वहां पर RL और RF दोनों काम आएंगे, याद रखना ये चीज, वहां कंफ्यूज मत होइएगा आप, ठीक है। तो अब इसको निकाल लेते, देखो ये लीजिए, ये VDC क्या हो गया मुझे बताओ, VDC हो गया आपका IDC, तो ये हो गया VM अपॉन पाई RF प्लस RL इंटू RL। और मुझे PDC चाहिए, तो PDC आपका सिंपल हो गया IDC, तो इसको मैं I के पदों में लिखता हूं, तो IM अपॉन पाई का होल स्क्वायर इंटू RL। ये आपके लिए बहुत काम की चीज है, देखो दो ही चीज आपके काम की है, यही बाकी तो मैंने लिखा ऐसे ही, लिखो तो भी ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक, ये आपको याद रखना है। और ये PDC आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो PDC अपॉन PAC होगा, और जब रिपल फैक्टर निकालेंगे तो IAC अपॉन IDC होगा। तो हमने देखो IDC निकाल लिया और PDC निकाल लिया। अब हमारा अगला काम क्या होगा, IAC और PAC निकालना है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट की जब हम बात करते हैं तो वहां पर सिंपल नहीं निकलता, वहां पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो होता है वो चाहिए RMS वैल्यू।
हमें क्या चाहिए हमेशा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मिलेगी तभी हमें एसी पीएसी और आईएसी मिल पाएगा। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, बहुत सिंपल है, नाम से स्पष्ट है, मैंने आगे लिखा है देखो। अगला काम हमारा क्या है, सॉरी, अगला काम हमारा जो स्पंद मान धारा है या बोलता है उसका वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। उसको हम दर्शाते कैसे हैं, IRMS से दर्शाते हैं, रूट मीन स्क्वायर, हिंदी में वर्ग माध्य मूल। तो जो भी करंट है पहले उसका लीजिए आप वर्ग कीजिए, फिर उसका लीजिए माध्य और फिर उसका कीजिए मूल। तो ये जो क्वांटिटी निकल करके आएगी वही आपके क्या होगी, IRMS होगी। ये निकलेगी कैसे, जो आई आपके पास है अग्रदिशिक बायस की स्थिति में जो आपको करंट मिली है उसका पहले कीजिए स्क्वायर, फिर उसका लीजिए माध्य, माध्य का वही तरीका है 0 से t अपॉन में कैपिटल T, और फिर उसका ले लीजिए अंडर रूट। तो मैं इसका मान कैसे निकालूंगा, IRMS स्क्वायर कर देता हूं एक बार, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर का बार। देखो कंफ्यूज मत होना, I बार का स्क्वायर नहीं है, पहले I स्क्वायर करना है फिर उसका बार लेना है। अब ये मान कैसे निकलेगा, देखो ये मान ऐसे निकलेगा 0 से t I स्क्वायर dt अपॉन t। अब लिमिट I स्क्वायर का मान क्या था, IM, तो ये लो IM स्क्वायर बार आ गया अपॉन में t बार आ गया। अब लिमिट 0 से t/2 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि t/2 से t में तो I 0 है, और अंदर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। अब ये इंटीग्रेशन है, आप अपने आप से कर लीजिएगा, मैं सीधी वैल्यू लिखूंगा क्योंकि उसके लिए हम हमारे लेक्चर को ज्यादा लेंथी करेंगे नहीं। साइन स्क्वायर का कैसे करते हो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, उस तरह से करते हो, फिर सारी आप वैल्यू रखोगे तो अपने आप आपके मान निकल जाएगा। फाइनली जो IRMS का मान आएगा वो आपको याद रखना है, वो होगा IM/2। ये आपको याद रखना है, IRMS का मान IM/2 आएगा। क्लियर है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अब ये आ गई, तो अब आपका अगला काम क्या होगा, एक बार उसको देखते हैं। अब अगला काम तो हमारा सिर्फ ये है कि एक तो आपको VRMS लिखना है और एक आपको PRMS लिखना है। तो VRMS सिंपल सा क्या हो जाएगा, IRMS। तो देखो चाहे VRMS की बात करूं चाहे VDC की बात करूं, आउटपुट की जब भी बात करेंगे तो वो हमेशा लोड के अक्रॉस मिलेगा, तो ये हो गया RL। लेकिन जब PRMS जो बाद में PAC में कन्वर्ट होगा, तो शक्ति की बात करेंगे RMS वैल्यू में, तो उसमें आपका RF और RL दोनों काम में आएंगे। तो ये हो जाएगा आपका IRMS स्क्वायर और RF प्लस RL। तो PRMS क्या हो गया मुझे बताओ आप, PRMS हो गया आपका IM/2 का होल स्क्वायर RF प्लस RL। ये आपका हो गया PRMS। ये आपको याद रखना है बिल्कुल, PRMS को किस तरह से लिखते हैं। और एक तरह से PRMS में मत कीजिए, इसको आप और अच्छे से अगर समझना हो तो इसको आप सीधा PAC कह दीजिए। क्या कह दीजिए, PAC। अब ठीक है ना, क्योंकि AC कह दिया आउटपुट के रूप में, ठीक है, तो RF प्लस RL दोनों हो गए। तो आपको देखो PAC मिल गया और PDC मिल गया। PAC PDC का जो अनुपात है PDC/PAC वो आपका क्या होगा, एफिशिएंसी होगा। तो नेक्स्ट काम हम बहुत आसानी से क्या लग लेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। इस लेक्चर में देखो हमें दो ही क्वांटिटी निकालनी है, एक तो एफिशिएंसी और एक रिपल फैक्टर। ये सारी कैलकुलेशन तो हम उसके लिए कर रहे हैं कि जिसकी सहायता से हम क्या कर सकें, एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर को निकाल सकें। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लिख लीजिए, दिष्ट कार्य की दक्षता। और दक्षता की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, निर्गत दिष्ट शक्ति अपॉन निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति। क्योंकि आउटपुट तो आपको हमेशा डायरेक्ट मिलेगा, डायरेक्ट वोल्टेज या डायरेक्ट पावर, और इनपुट आप क्या दोगे, अल्टरनेटिंग करंट। तो परिभाषा भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, किसी दिष्ट कार्य की दक्षता निर्गत दिष्ट शक्ति तथा निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति का अनुपात के बराबर होती है। तो PDC/PAC। तो बस अब आपके पास देखो PDC का मान आपने निकाला था, क्या निकाला था, PDC था आपका IDC स्क्वायर RL। तो IDC स्क्वायर क्या था मुझे बताओ, IM/पाई का स्क्वायर इंटू RL। और PAC क्या था, IM/2 का होल स्क्वायर, और ये था RF प्लस RL। तो यहां से देखो ये IM तो चला जाएगा, पीछे यहां पर क्या बचेगा, ये 2 ऊपर जाकर के हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, यहां बचेगा RL, ये हो गया RF प्लस RL। मैं RL अगर कॉमन लेता हूं तो देखो एफिशिएंसी मेरे पास क्या आ जाएगी, 4/पाई स्क्वायर, ये हो गया आपका 1 प्लस RF/RL। इस तरह से लिख सकता हूं, ये RL कॉमन आके कट जाएगा। और ये जो 4/पाई स्क्वायर है, इसको जब आप न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे
तो इसकी वैल्यू बता देता हूं मैं, क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपके 0.406 और अपॉन में 1 प्लस RF अपॉन RL। ये आपके आ गई एफिशिएंसी। इसको अगर परसेंटेज के रूप में लिखना हो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 40.6% और ये 1 प्लस RF अपॉन RL। अब देखो ये एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, जब डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा, उस स्थिति में ही धारा का प्रवाह होता है। और धारा के प्रवाह के लिए जो डायोड है उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, एक तरह से नेग्लिजिबल होना चाहिए। जब डायोड का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा तो उसमें से धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। तो यहां पर देखो आपके RL तो कोई फर्क नहीं पड़ता, RL जो आपने लोड लगाया वो लगा दिया, RF जो है वो चेंज हो सकता है डायोड की क्वालिटी के अनुसार। अगर आपके पास ऐसा डायोड हो जिसका फॉरवर्ड बायस के केस में रेजिस्टेंस एकदम जीरो हो तो उस केस में धारा सर्वाधिक प्रवाहित होगी, और जब धारा सर्वाधिक प्रवाहित होगी तो उसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा हो जाएगी। तो मैक्सिमम सिचुएशन क्या हो सकती है, अधिक से अधिक बाय डायोड उसका रेजिस्टेंस जीरो कभी होगा नहीं, आइडियली उसका कुछ ना कुछ मान होगा। उस रेजिस्टेंस का मान जितना कम होगा धारा उतनी ज्यादा बहेगी, धारा उतनी ज्यादा बहेगी तो एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी। अधिकतम सिचुएशन क्या हो सकती है, डायोड के इंटरनल रेजिस्टेंस का मान जीरो हो सकता है, और जब जीरो होगा तो अधिकतम धारा बहेगी, अधिकतम धारा बहेगी तो अधिकतम एफिशिएंसी हो जाएगी। तो यहां पर अगर मान लीजिए मैं शब्द बोलता हूं कि हाफ वेव रेक्टिफायर की अधिकतम दक्षता कितनी हो सकती है, तो अधिकतम दक्षता की स्थिति में RF जीरो तो ये पूरी क्वांटिटी ये जीरो, तो नीचे तो केवल 1 बचा, तो 40.6%। तो आपसे अगर ये पूछे कि हाफ वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी है तो आप क्या कहोगे, 40.6%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई की ना, मान लीजिए 100 यूनिट आपने अप्लाई की, तो उसका केवल 40.6%, वो भी मैक्सिमम होगा, उससे कम नहीं, वो भी 40.6% अधिकतम क्या हो सकती है, डीसी में कन्वर्ट हो सकती है। रिमेनिंग जो 59.4% है एसी, वो एक तरह से अनयूज्ड है, उसका कोई यूज हो ही नहीं रहा है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर मैं एक लाइन लिख देता हूं, इसको मैं यही लिख देता हूं, चलो मैं यहां पर क्या लिखता हूं, आप लिखिए अधिकतम दक्षता की स्थिति के लिए, अधिकतम दक्षता की स्थिति कब हो सकती है, जब RF इज इक्वल टू 0 हो, और जब RF इज इक्वल टू 0 होगा तो उस स्थिति में ईटा कितना हो जाएगा, ईटा हो जाएगा 40.6%। कितना हो जाएगा, 40.6%। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रयुक्त एसी वोल्टता है उसके केवल 40.6% भाग को ही डायरेक्ट करंट में या दिष्ट घटक में कन्वर्ट कर सकता है, कौन, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये एक तरह से ईटा मैक्सिमम है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन और लिख लीजिए, आप लिखिए स्पष्ट है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लीजिएगा, अर्धतरंग दिष्टकारी केवल, या स्पष्ट है कि अर्धतरंग दिष्टकारी निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता के केवल 40.6% भाग को ही दिष्ट वोल्टता में बदल सकता है, वो भी अधिकतम याद रखना, ठीक है ना, बदल सकता है। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी, तो आप क्या कहोगे, अधिक से अधिक 40.6 होगी, उससे कम ही, क्योंकि RF इज इक्वल टू 0, ये आइडियल सिचुएशन, ऐसा होता नहीं, RF का कुछ ना कुछ मान होगा। अगर कुछ ना कुछ मान होगा तो डिवाइड वाली राशि का कुछ मान होगा, जब डिवाइड करोगे वो 1 से ज्यादा होगी तो 40.6 उसका मान कम ही होगा। तो आपने क्या निकाल ली, एफिशिएंसी निकाल ली। अब नेक्स्ट पार्ट आपको क्या निकालना है, रिपल फैक्टर निकालना है, तो वो भी हम आराम से निकाल लेते हैं अभी। तो अब रिपल फैक्टर देखते हैं। तो रिपल फैक्टर में मैंने क्या लिखा है, इसको हिंदी में कहते हैं उर्मी का गुणांक। वो क्या होता है, निर्गत धारा वोल्टता में प्रत्यावर्ती घटकों के प्रभावी मान तथा दिष्ट घटक के मान का अनुपात रिपल फैक्टर कहलाता है। जो भी आपको आउटपुट मिला वो एक तरह से पहले पल्सेटिंग था, उसमें कुछ पार्ट एसी का भी है और कुछ पार्ट डीसी का भी है। तो डीसी की तुलना में एसी कितना है, वही आपका क्या कहलाता है, रिपल फैक्टर कहलाता है। तो
तो रिपल फैक्टर को स्मॉल आर से दर्शाते हैं, वो क्या हो गया, IAC अपॉन IDC। यहां पर DC की तुलना में AC कितना है। जब आप एफिशिएंसी कर रहे हो तो एफिशिएंसी तो होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट तो आपका DC था, इनपुट AC था, लेकिन रिपल फैक्टर में थोड़ा ऑपोजिट है कि DC की तुलना में AC कितनी है। अगर AC ज्यादा है तो इसका मतलब रिपल फैक्टर ज्यादा, और वो इतना आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आपको जो आउटपुट है उसमें DC पोर्शन ज्यादा चाहिए। अगर AC पोर्शन ज्यादा है तो आपको फिल्टर फिर उच्च क्वालिटी के काम में लेने पड़ेंगे। अगर DC पोर्शन ज्यादा है तो फिल्टर की आपको उतनी आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब ये निकालेंगे कैसे, बहुत आसान है। अब अभी तक आपके पास IAC नहीं है, आपके पास IRMS है। IRMS से IAC निकालेंगे कैसे, जो भी आपके पास लोड है, लोड में कुल शक्ति कितनी होगी, लोड की कुल शक्ति आप कैसे लिखते हो, आपने IRMS निकाला है, किसी भी लोड में जो शक्ति निकालते हो हमेशा क्या होती है, IRMS स्क्वायर और लोड का रेजिस्टेंस RL। और ये जो है IRMS, उसमें दो प्रकार के घटक हैं। कौन कौन से हैं, जो भी आपको आउटपुट मिला उसमें दो घटक हैं, एक उसका प्रत्यावर्ती घटक भी है और उसका दिष्ट घटक भी है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसको आप देखो, एक लाइन ये लिखिए, मैं थोड़ा इसको बताता हूं आपको। इसको आप ऐसे लिखिए एक बार, देखो ये जो कुल शक्ति है इसमें दिष्ट घटक की शक्ति भी शामिल है प्लस प्रत्यावर्ती घटक की शक्ति भी शामिल है। तो दिष्ट घटक की शक्ति क्या होगी मुझे बताओ, दिष्ट धारा IDC का स्क्वायर और लोड RL, और ये होगी IAC के स्क्वायर लोड RL। तो आपके IRMS RL इजिकल टू किसके बराबर है, IDC RL प्लस IAC RL। तो RL RL दोनों साइड से हट जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा मुझे बताओ, IRMS स्क्वायर इजिकल टू IDC स्क्वायर प्लस IAC स्क्वायर। अब यहां से आप IAC आराम से निकाल सकते हो, यहां हम देखते हैं, देखो चलो आए, तो IAC क्या हो जाएगा मुझे बताओ, IAC हो जाएगा आपका IRMS स्क्वायर माइनस IDC स्क्वायर। ठीक है, अब R निकालना रिपल फैक्टर, उसके लिए नेक्स्ट पेज काम में ले लेते हैं। देखो रिपल फैक्टर R आपका क्या है, IAC अपॉन IDC। तो IAC किसके बराबर है मुझे बताओ, IAC बराबर है IRMS स्क्वायर माइनस IDC स्क्वायर की पावर 1/2, और नीचे तो आपका क्या है, IDC है। तो IDC को मैं कॉमन लेता हूं, तो यहां मेरा IDC से IDC कट जाएगा, अंदर बचेगा IRMS स्क्वायर अपॉन IDC माइनस 1 की पावर 1/2। अब इन सब के मान आपको पता है, IRMS का मान क्या था, IM अपॉन 2 था, और इसका मान था आपके IDC का IM अपॉन पाई, तो पाई ऊपर चला गया, और इस पूरे की पावर कितनी है आपकी, और सॉरी स्क्वायर है, ये पूरा स्क्वायर है, तो ये हो गया पावर 1/2। तो IM से IM चला गया, ये स्क्वायर स्क्वायर चला गया, तो ये आपके कितना आ गया मुझे बताओ, ये आपके आ गया पाई अपॉन 2 एक तरह से। ठीक है, अरे आपने गलती कर दी, एक मिनट रुको, थोड़ा इसको वापस सेट करते हैं। IRMS स्क्वायर कितना है मुझे बताओ, IM अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया पाई अपॉन IM का होल स्क्वायर, ये -1 भी तो है ना, की पावर 1/2। तो ये IM से IM तो चला गया, और ये पीछे हो गया आपके पाई स्क्वायर अपॉन 4 -1 की पावर 1/2। यही होगा मेरे हिसाब से, मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनली जो आपके पास R का मान आएगा वो आ जाएगा 1.21, या इसको अगर आप परसेंटेज में लिखना चाहो तो वो हो जाएगा 121%। कितना हो जाएगा, 121% या 1.21, यानी रिपल फैक्टर का मान आपका 1 से ज्यादा आ गया। रिपल फैक्टर बेसिकली था क्या, आपका था IAC अपॉन IDC। इसका मान 1 से ज्यादा आने का मतलब क्या हो गया कि DC की तुलना में AC ज्यादा है। तो ये तो आपके लिए गड़बड़ चीज है ना, आपको जो पल्सेटिंग करंट मिली उसमें AC पार्ट तो होगा, लेकिन प्रयास क्या रहना चाहिए, AC पार्ट बहुत कम हो। लेकिन यहां तो ऐसा हुआ है कि DC की तुलना में AC ज्यादा है, तभी तो इसका मान 1 से ज्यादा आया, 121%। तो रिपल फैक्टर ज्यादा आया, इसका मतलब ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो उतना आपके लिए इफेक्टिव नहीं है, इसीलिए आपने देखा था इसकी एफिशिएंसी भी क्या थी, कम थी। तो यहां पर चीज ध्यान रखना, रिपल फैक्टर ज्यादा है तो एफिशिएंसी कम होगी। इसीलिए आपको हाफ वेव रेक्टिफायर को अगर काम में लेना है तो आपको हाई क्वालिटी के स्मूथिंग फिल्टर्स चाहिए, क्योंकि इसका रिपल फैक्टर ज्यादा है, यानी जो पल्सेटिंग करंट होगी उसमें AC कंपोनेंट DC की तुलना में ज्यादा है, तो उसको हटाने के लिए आपको हाई क्वालिटी के क्या चाहिए, फिल्टर्स चाहिए। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, रिपल फैक्टर और एफिशिएंसी जो हमने कैलकुलेट कर ली।
ठीक है, यही चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसको हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी वर्किंग क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है, और जो दो इंपॉर्टेंट फीचर्स, एक रिपल फैक्टर और एक एफिशिएंसी, वो हमने कंप्लीटली कैलकुलेट कर लिया है। आप बहुत आराम से इनको नोट करके समझिएगा। चीज़ें थोड़ी सी जटिल हो सकती है, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगी। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ों को बहुत सरलीकृत तरीके से, बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में हम आपके लिए प्रस्तुत करें, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर को इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ लिया तो ये की चीजें वापस रिपीट होगी, बस उसमें थोड़ी मैकेनिज्म चेंज होगी। कैसे फुल वेव काम में आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू।